स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और छत्तीसगढ़ से ये खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6 और नए मामले सामने आ चुके हैं। जांजगीर जिले में 5 नए मामले सामने आए हैं और कोरिया में 1 नया मरीज मिला और इसी के साथ 6 मामले कुल मिलाकर हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां ऐसा लगता है कि स्थिति सुधरने वाली है, वहां फिर से मामले नए सामने आ जाते हैं और एक बार फिर से यही कुछ देखने को मिला। 6 और मामले सामने आए। जांजगीर जिले में 5 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा कोरिया में भी 1 मरीज मिला है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 10 हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कोरोना के 6 और मरीज सामने आए हैं। इसमें जांजगीर चांपा के मरीज और कोरिया के मरीज शामिल हैं। जांजगीर चांपा के 5 मरीज और कोरिया का 1 मरीज, कुल मिलाकर 6। और एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर बढ़कर 10 हो चुकी है। तो अब 66 मामले कुल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के और इनमें से एक्टिव केस 10 हैं। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, एक बार फिर से मरीजों की संख्या बढ़ी। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जहां ऐसा लगता है कि कुछ मरीज ठीक हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ 90% या 100% को टच करने वाला है, वहीं मामले फिर से सामने आ जाते हैं। 6 मामले और बढ़ गए, बढ़कर 66 हो गए, एक्टिव केस 10 हो गए। बिल्कुल, देखिए ये तीसरा मौका है छत्तीसगढ़ के लिए जब छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है कि अब छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कोरोना मुक्त राज्य हो जाएगा, लेकिन अचानक से मामले निकल के सामने आ जाते हैं। चाहे सबसे पहली बात कर ली जाए तबलीगी जमात के जो लोगों के जुड़ने से पहले ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ एक बार कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन उनके जुड़ने के बाद अचानक से आंकड़े में बढ़ोतरी हुई। उसके दूसरी बार जब मौका आया, जब प्रवासी मजदूरों के जुड़ने से पहले ऐसा लगा कि अब फिर से छत्तीसगढ़ एक बार स्वस्थ हो जाएगा, कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन प्रवासी मजदूरों की संख्या जैसे ही सामने आई अचानक संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अब तीसरा ऐसा मौका आया जब 3 महज एक्टिव केस बच गए थे। कल एक बालोद जिले में पॉजिटिव आ गया और आज 6 एक साथ, 5 जांजगीर जिले का और 1 कोरिया जिले के, आज 6 एक साथ मरीजों की पुष्टि हुई। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में इनकी जांच हुई, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद इन्हें एडमिट कराने के अब जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। देर रात तक के एम्स पहुंचेंगे, वहां पे उनका उपचार होगा। तो समझा जा सकता है कि अब जो छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस है वो 3 से बढ़ के पहले 4 और अब कुल 10 हो चुके हैं। और कुल मरीजों की अगर संख्या की बात कर ली जाए पुनीत, तो टोटल 66 है, जिसमें से 56 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से बार बार ये तीसरा ऐसा मौका है कि फिर से जब कोरोना वापस छत्तीसगढ़ में आया है, ये आंकड़े परेशान करने वाले इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में जून के महीने में बरसात का मौसम है और उससे पहले प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ वापस आना है। राज्य सरकार ट्रेनों की व्यवस्था कर रही है, ट्रेनों के माध्यम से 1 लाख से अधिक मजदूरों को छत्तीसगढ़ वापस आना है। और ऐसे में इनके आने के बाद जब संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, उस स्थिति में कैसे सबका व्यापक स्तर पर जांच होगा, कैसे उपचार मुहैया कराया जाएगा, तमाम एक बड़ी चिंता का विषय है। बारिश के मौसम में तो छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाके पहुंचबीन तक हो जाते हैं। अगर बस्तर की बात कर ली जाए तो वहां पहुंचबीन, लेकिन इस बीच महासमुंद से जो 6 रिपोर्ट आनी थी, जो संदिग्ध थे, 3 के तो रिपोर्ट निगेटिव आ गई, बाकी के 6 के कुछ पता चल पाया कि कब तक आएगी? जांच में तकरीबन 12 से 14 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन उसमें भी एक प्रोसेस ये है कि अगर जांच करने वाला दल, चिकित्सक दल अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर से एक बार जांच करता है। मतलब ये कि 10 और 20 घंटे का वक्त कम से कम लगता है एक जांच को पूरी तरह से पुष्ट होने में। अगर कहीं पे कुछ संभावना या कहीं पे कुछ शंका है तो 20 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में अभी 20 घंटे का वक्त पूरा नहीं हुआ है, तो समझा जा सकता है कि कुछ इंतजार करना होगा, संभवतः देर रात तक या फिर कल, क्योंकि जो 24 घंटे जो एक्टिव है, जो अभी स्वास्थ्य के जो सेवा देने वाले जो लोग हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि या तो देर रात तक महासमुंद की रिपोर्ट आ जाएगी या फिर कल सवेरे आ जाएगी। 3 कल रिपोर्ट आ चुकी थी जो नेगेटिव पाया गया। भले ही वो रैपिड टेस्ट किट में उन्होंने पॉजिटिव उनको दिखाया, लेकिन जो जांच हुई, जब मैनुअली जांच हुई तो उसमें नेगेटिव आए। लेकिन कुल मिला के यही है कि अभी चिंता की स्थिति बनी हुई है। बार बार स्वास्थ्य मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं तो अब कि अभी हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि न केवल छत्तीसगढ़ के मजदूरों के अन्य राज्यों से आना है
बल्कि छत्तीसगढ़ होते हुए जो अन्य राज्य जाने वाले जो मजदूर है उनकी भी संख्या हजारों में है, सड़कों पे देखने को मिल रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा और आने वाले समय में इसकी संख्या जो है और अधिक धनात्मक हो सकते हैं और अधिक संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में सजगता के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है और यही वजह है कि सरकार ये चाह रही है कि मई के आखिर तक छत्तीसगढ़ के जो तमाम जो मजदूर है, जो श्रमिक है, जो बाहर फंसे हैं, उनकी वापसी हो जाए, ताकि 14 दिन का क्वारंटाइन का वक्त पूरा करके 15 जून से पहले मानसून के दस्तक देने से पहले क्वारंटाइन उनका जो अवधि है वो समाप्त हो जाए, तो कम से कम सरकार एक फेज के लिए राहत की सांस ले सके। चलिए, शुक्रिया आपका अवधेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और आज केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा और उनकी ट्रेनों के राज्य में नहीं आने देने की अनुमति के आरोपों को आधारहीन भी बताया। सीएम ने ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने रेलवे से 30 ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन अभी तक केवल 14 ट्रेनें मिली हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास रेलवे या किसी दूसरे राज्यों का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। आपको बताएं कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कई राज्यों पर यह आरोप लगाए थे और कहा था कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन दुख है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों के द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ता है। इधर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ की महतारी का आंचल काफी बड़ा है और हमारी सरकार प्रदेश में 23 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दे रही है। अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के मजदूरों की संख्या तो यहाँ मात्र 1 लाख है। पैदल चल रहे मजदूरों को लेकर सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं, उनको बॉर्डर तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 23 लाख मजदूरों को रोजगार गारंटी में काम दे रहे हैं और बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या केवल 1 लाख है। छत्तीसगढ़ में उनके लिए काम की कोई कमी नहीं है। हमारा गांव तैयार है, हमारी पंचायतें तैयार है, हमारी सरकार तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं, पहले आएंगे, क्वारंटाइन किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा, भोजन की व्यवस्था की जाएगी, गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं ना कि बैलगाड़ी के जगह में मजदूर जूत रहा है, 800 किलोमीटर छोटे छोटे बीवी बच्चों को कंधे में बैठा करके मजदूर पैदल चल रहा है, उसके लिए कोई योजना नहीं। और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी को तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोई भी मजदूरों को, सारे कलेक्टरों को निर्देश है, बॉर्डर तक गाड़ियों से आप पहुंचाएंगे, उनको पूरा भोजन देंगे, उनके बच्चों के लिए बिस्किट की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। साधन ठीक है, कहीं ट्रक में कर रहे हैं, कहीं बस से कर रहे हैं, कहीं और साधनों से कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार खड़ी है और जो मजदूर यहाँ प्रवासी आएंगे उनके लिए हमारी सारी कार्य योजना तैयार है। बीजेपी की केंद्रीय कमान ने छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का कोरोना फंड जुटाने का निर्देश दिया था, जिसे पीएम केयर में डाला जाना है। पूर्व सीएम रमन सिंह के मुताबिक प्रदेश बीजेपी ने 25 से 30 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। रमन सिंह के मुताबिक जल्द ही 50 करोड़ का टारगेट भी पूरा कर लेंगे। गौरतलब है कि हर पार्टी कार्यकर्ता को 100 रुपए जुटाने का निर्देश मिला था, जबकि बड़े नेताओं को कुछ ज्यादा रकम जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने केंद्र के आर्थिक महापैकेज को ऐतिहासिक बताया और कहा कि 20 लाख करोड़ का यह पैकेज संकट की घड़ी में देश के बहुत काम आएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग सभी को बड़ी राहत मिलेगी और नए राष्ट्र का निर्माण भी होगा। उन्होंने कहा कि कोई भूखा न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी राज्य में राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके साथ ही एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। किसी भी राशन कार्ड पर किसी भी राज्य में वो है और किसी भी दुकान पर उन्हें वो खाद्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। मनरेगा की भी उन्होंने 182 रुपये जो मनरेगा में मिलता था उसे 200 रुपये बढ़ाकर हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए भी एक नई शुरुआत की है। इस वैश्विक महामारी के समय पर हम सब मिलकर लड़ें, कोशिश करें और इन योजनाओं के माध्यम से हम मजबूत होकर, सशक्त होकर फिर से एक बार
राष्ट्र को खड़ा कर सके, इस बात की कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से की है। बीजेपी महामंत्री और महाराष्ट्र की प्रभारी सरोज पांडे ने महाराष्ट्र में फैल रहे कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि ठाकरे सीएम पद पर रहने लायक नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया और शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल से भी सवाल किया। इतने अकर्मण्यता के साथ उन्होंने काम किया, उनकी निष्क्रियता को मुझे लगता है कि देखा जाना चाहिए। ना कोई योजना, ना भविष्य की कोई योजना, ना इस महामारी से निपटने की कोई योजना। मैं मानती हूं कि उद्धव ठाकरे में वो क्षमता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का पद संभाल पाए, वो क्षमता और वो विवेक नहीं है कि वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ की जनता को सहूलियत उपलब्ध करा पाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने किसी भी विषय पर ईमानदार कोशिश नहीं करी है। वहाँ की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद 10 दिन से वो लगातार गायब रही है। पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे, ऐसा ये शब्द उनके घोषणा पत्र पे लिखा हुआ है। उन्होंने गंगा जल लेकर कसम खाई और उसके पश्चात में प्रदेश की माता बहनों ने उन पर विश्वास किया। कांग्रेस की सरकार बनी और रिकॉर्ड मतों से बनी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में इस सरकार ने जिस प्रकार से गंगा जल की कसम खाई, घोषणा पत्र में घोषणा करी, शराब की दुकान सबसे पहले खोली। रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की बात करते हैं तो नमक का गायब होने और उसकी कालाबाजारी का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर अब राजनीति भी शुरू कर दी गई। नमक के बाजार से गायब होने और कालाबाजारी किए जाने की खबर को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस बीजेपी पर साजिश करने के आरोप लगाए। सत्ता पक्ष के मुताबिक ये सब कुछ भाजपा से जुड़े हुए लोगों के द्वारा कोरी अफवाह फैलाने का प्रयास था। इसके बीच कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने की कुछ लोगों की मंशा थी, जिसे प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से विफल किया। उधर कांग्रेस ने इन आरोपों को जब लगाया तो बीजेपी पर आरोप लगने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर नमक के दाम अचानक से क्यों बढ़े। प्रदेश की जनता बिल्कुल भी दिग्भ्रमित ना हो। ये भाजपा से जुड़े लोगों के द्वारा कोरी अफवाह फैलाए जाने का प्रयास था, जिसके माध्यम से मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करना चाहते थे, जिस पर प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा दिया। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार 56 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क नमक का वितरण भी कर रही है। इसके साथ ही भूपेश बघेल जी की सरकार के जो 18 महीने का कार्यकाल रहा है, इतना संजीदा और अच्छा रहा है कि भाजपा अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। और ऐसे कठिन समय में जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, देखिए कालाबाजारी अगर नहीं हो रही है तो नमक के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको इनको ठीक करने की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है, वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है जो प्रवक्ता हैं 2-3-4 दिन में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देना, मुझे लगता है क्योंकि गंभीरता से उस विज्ञप्ति को लेता भी नहीं है। इससे पूर्व भी उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्र ने आदेश दिया है इसलिए शराब की दुकान खुली है। केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है और भी राज्य सरकार ने 3 बार चिट्ठी लिख के आवेदन किया कि सरकार हमें शराब बेचने की अनुमति प्रदान करे। कोंडा गांव में भी नमक की कमी के अफवाह वाला मैसेज वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नमक खरीदने की होड़ लगी हुई है। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने 18 रुपए किलो बिकने वाले नमक को 40 से 50 रुपए किलो तक भी बेचा है। इसके खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है और जुर्माना वसूला है। उधर सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी इसे अफवाह बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी प्रदेश में नमक की कमी को अफवाह बताया और कहा कि नमक की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में नमक की कमी होने नहीं देंगे। जो राशन कार्डधारी हैं उनको फ्री में नमक, उसके साथ साथ जो दुकान में खरीदते हैं उनको जो रेट है ये एमएसपी के आधार पर ही, मतलब उस जो रेट है उसी रेट पे ही नमक मिलेगा। ये सरकार ने निर्णय लिया है। अगर जो रेट से अधिक रेट में बेचने का प्रयास किया करेगा उसके ऊपर सख्त कार्यवाही प्रशासन करेगी। स्वयं जो विक्रेता हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वो कुछ रुपए ऊपर करके वो इस नमक को बेच रहे थे और यहाँ जिन्होंने ख़रीदा है
तो आज उन्होंने भी आकर के पुष्टि की है गांव वालों के सामने में। नापतौल और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई रही है आज। इनको नापतौल अधिनियम के अंतर्गत तत्काल 20,000 रुपये का भी चालान इनको काटा गया है, फाइन लगाया गया है अर्थदंड। रायपुर में आज आधी रात से 55 घंटे का टोटल लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 11 बजे से इस लॉकडाउन की शुरुआत होगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। नए आदेश के मुताबिक अब हर हफ्ते में 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन प्रदेश के कुछ जिलों में लागू होगा। इससे प्रदेश में पिछले हफ्ते भी सरकार ने 2 दिनों के लॉकडाउन का आदेश दिया था। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए यह कवायद की जा रही है। बीजापुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। 2 दिन पहले न्यूज 18 ने लॉकडाउन की वजह से बीजापुर में फंसे बलौदाबाजार के 100 से ज्यादा मजदूरों की बदहाली पर एक रिपोर्ट दिखाई थी। खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन हरकत में आया और इन मजदूरों को बलौदाबाजार भेजने के लिए बस की व्यवस्था की गई। कई दुधमुहे बच्चों के साथ आज 100 से ज्यादा मजदूर परिवार बस में सवार होकर अपने घर और गांव के लिए रवाना हुए। जाने से पहले इन मजदूरों ने न्यूज 18, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोगों को शुक्रिया कहा। बीजापुर में फंसे हुए बलौदाबाजार के 100 से अधिक मजदूरों को वापस उनके घर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही इस खबर को हमने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और इनके लिए बस का व्यवस्था करवाया। आप देख सकते हैं बस में मजदूर हैं और ये अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। काफ़ी खुश हैं ये, लंबे समय से लॉकडाउन के लगने के बाद से ये फंसे हुए थे। दरअसल बलौदाबाजार से बीजापुर ये ईंट के निर्माण के लिए आए हुए थे, मगर जैसे ही लॉकडाउन लग गया तो काम ठप हो गया और ये बेरोजगार हो गए। इधर जांजगीर चांपा जिले के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों को शराब पिलाने का मामला सामने आया। मामला सारागांव थाना क्षेत्र के परसापाली गांव का, जहां पर दूसरे प्रदेश से आए मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था, जिनमें से कुछ लोगों को गांव से आए 5 लोगों ने शराब पिलाई। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां आरोपियों ने शराब पिलाने के बाद कबूल की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उधर क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े। 5 आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। उनके द्वारा क्वारंटाइन में रहने वाले मजदूरों से जाकर मिलना और उनको शराब की सुविधा मुहैया कराना स्वीकार किया गया। इस पर से 5 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वहीं राजनांदगांव में मजदूरों के पलायन पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने मजदूरों के दूसरे राज्यों से आने में हो रही दिक्कत के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसे कांग्रेस ने सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन बताया और बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने एसपी दफ्तर पहुंचकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा और केस दर्ज करने की मांग भी की गई। और वहीं मुंबई से देर रात एक दंपति अपनी 6 साल की बच्ची के साथ बालोद पहुंचा। रात करीब 2:30 बजे दंपति अपने बच्ची के साथ चौक पर बैठे मिले, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से क्वारंटीन सेंटर लाया गया। प्रशासन ने उन्हें जिला मुख्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा है। पूछताछ में दंपति ने बताया कि वे मुंबई से कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर बालोद पहुंचे और उनके साथ 18 और मजदूर बालोद पहुंचे, जिनमें से 14 मजदूर सिकपूसा गांव और 1 मजदूर दल्ली राजहरा चला गया। इस सूचना के बाद प्रशासन बाकी मजदूरों की तलाश में जुटा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, उस पर देखिए जवाब तो देना होगा। नमस्कार।